हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे थे। कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया थे। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक अटेंड कर लिया होगा, यानी कल की जो है क्लास आप लोगों ने अटेंड की होगी। तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, यानी ये जो ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था वहाँ का एक पूरा सेट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे आपके 2022 में, वो माना जाता है कि वहां जब 2022 में जो सीटेट ने जैसे क्वेश्चन पूछे थे, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि वहीं से आपके आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। वहीं से जो है क्वेश्चन लॉन्ग बनना स्टार्ट हुए, तो बहुत सारे प्रोसेस जो है चेंजमेंट वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से 2022 के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 2022 के ऑनलाइन जो एग्जाम आपके हुए थे वहीं का एक पूरा एक सेट है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, यानी कि आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर के देखिएगा। जब स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ये इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप स्कोर अपना बताएंगे, यानी ध्यान देंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपने कितने अटेंड किए हैं, तो इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस होगा। इससे आप समझोगे कि कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, एटलीस्ट कौन सा टॉपिक पे अभी और आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस वजह से लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं और कितने आपके आंसर जो है सही बन पा रहे हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी वो कितनी बेहतर हो चुकी है एंड आपको भी कितनी हेल्प करने की, मतलब मेहनत करने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। 3 बजे की जो क्लास होती है वो भी आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें आपको सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है, और जल्दी ही आपको मैथ पेडागोजी की महामैराथन जो है क्लास मिलने वाली है। क्योंकि इसमें हम लोग जो मैथ पेडागोजी है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। वन लाइनर में मैं आपको जो है क्लासेस में डिस्कस करूंगी, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको 3 बजे की क्लास जो है वो डेली आप लोग ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर, आप 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिए। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 बजे की क्लास में हम लोग जल्दी मैराथन क्लास लगाएंगे, यानी मैथ पेडागोजी की जो है वो हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस वो टाइम पर मिलती रहे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है आज क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। पहला है क्वेश्चन, यानी 69 क्वेश्चन है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डैश डैश कहा जाता है। यानी जो ग्लोब है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में, यानी मान लीजिए ये ग्लोब है, इसको 2 बराबर भागों में अगर डिवाइड ये कर दिया गया, तो ये जो रेखा खींची गई है इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर अर्धवृत्तीय वृत्त, उत्तर ध्रुवीय व्रत कहते हैं, या फिर कर्क रेखा कहते हैं। तो दो जब ग्लोब को बराबर भागों में काट रही होती तो उसको क्या कहा जाता है? 61 का आपका दो ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, विषुवत रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर रेखा उसको कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी को भी जब 2 भागों में अगर डिवाइड कर रही होती तो वो रेखा कौन सी कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है, आपकी इक्वेटर कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी अक्षांश जो होते हैं उनके बारे में आपको विचार करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो जो मकर रेखा क्या वो दक्षिणी गोलार्ध से यहाँ से होकर गुजर रही है। उत्तरी ध्रुव व्रत विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 अक्षांश उत्तर में स्थित है। या फिर दक्षिणी ध्रुव व्रत विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 अंश दक्षिण में स्थित है। या फिर कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव होता है और ये आपका जो है उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव होता है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव जो होता है, अगर यहाँ पे 6 महीने का दिन है तो आपका दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होगी। और अगर यहाँ पे 6 महीने की रात है तो यहाँ पे आपका 6 महीने का दिन होता है, यानी 6 महीने का जो है प्रोसेस ये चलता है। तो जो कर्क रेखा है वो आपकी दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यानी ग्लोब के बारे में इसमें कौन सा जो है कथन सही है? पहला है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर जो है खींची जाएंगी। यानी जो ग्लोब होता है उस पर क्या अक्षांश
और देशांतर जो है खींची जाती हैं रेखाएं। मान लीजिए ग्लोब है आपका, एक मिनट क्लीन बनाते हैं, यानी कि ये ग्लोब है, मान लीजिए आपका ग्लोब है, ठीक है। इसमें अक्षांश जो रेखाएं होती हैं आपकी ऐसे होती हैं, और जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है वो आपकी ऐसे से खींची जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बात कही गई है या अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, यानी जो ग्लोब है अपने अक्ष पर झुका हुआ है, या फिर या पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, डी है, या अंडाकार आकृति में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। लेकिन जो डी है वो आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, अक्षांश रेखाएं भी होती हैं और देशांतर रेखाएं भी आपकी खींची जाती हैं। साथ ही साथ जो अक्षांश है वो अपनी मतलब जो अवस्था पे वो क्या है, झुका हुआ है, यानी जो ग्लोब है वो क्या है, अपनी ध्रुव पर अपनी ही अक्ष पर वो झुका हुआ है, ठीक है। और आपका जो है पृथ्वी का ये वास्तविक प्रतिरूप भी है, यानी जो ग्लोब है पृथ्वी का ही तो वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, यानी इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 64। इसमें बात कही गई है स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, यानी अगर आप स्थान परिवर्तित कर रहे हैं तो प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। नॉर्मल सी बात है। मान लीजिए अगर आप कहीं और रह रहे हैं, फिर आप कहीं दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। जैसे आप राजस्थान चले जाएं, वहाँ की जलवायु में परिवर्तन है, तो अगर आप स्थान परिवर्तित कर रहे होते हैं तो वह प्राकृतिक जो वनस्पतियां होती है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। आगे जो लिखा है, सदाबहार वृक्ष जो है भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, यानी कि जो सदाबहार वृक्ष होते हैं वो आखिर भूमध्य प्रदेशी जो है जो प्रदेश होता है उसी के समीप क्यों उगते हैं, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है और ये जो सदाबहार वन होते हैं वो बात की जा रही भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं, यानी इसी के आसपास जो है वो पेड़ उगते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन करें। आखिर इसका रीजन क्या है, तो भारी वर्षा और उच्च तापमान की वजह से होता है, या फिर आपका होगा मध्य तापमान और मध्य वर्षा की वजह से, या फिर निम्न वर्षा और उच्च तापमान, यानी बारिश बहुत कम होती है और तापमान जो है बहुत ज्यादा हीट करता है इस वजह से, या फिर मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो मध्य अगर वर्षा हो रही है और नॉर्मल टेम्परेचर भी है तो जो पौधे हैं वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, यानी उनका विकास जो है नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ अगर निम्न वर्षा है और तापमान बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो भी आप जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे। आपका 2 भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही होगा, यानी कि भारी वर्षा होगी और जो उच्च तापमान रहता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हीट कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये आपका यहाँ पे क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सूर्य की जो किरणें वो सीधी पड़ रही होती हैं, तो इससे क्या है, तापमान भी बहुत ज्यादा मिल रहा होता है एंड साथ ही साथ बारिश भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से क्या है, सदाबहार वृक्ष जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो रीजन है, क्योंकि भारी वर्षा भी मिल रही है, यानी बहुत ज्यादा पानी भी इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा होता है, और साथ ही साथ इनको टेम्परेचर भी हाई मिल रहा होता है, तो इस वजह से ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, सदाबहार वृक्ष जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, यानी कि अगर आपका लंबा सफर है, आप यातायात कर रहे हो, तो आपको जैसे बहुत भारी सामानें हुई, ठीक है, उनको ढोने के लिए सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है, जल मार्ग है, ठीक है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, या फिर सड़क मार्ग है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन से हो जाएगा 2, यानी कि जल मार्ग, यानी जल मार्ग से अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो है कम पैसे में अच्छे से आपका सामान जो है वो ढो जाएगा, इसमें जो है खर्चा आपका कम लगेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए, यानी अपने पर्यावरण को बचाना है तो आप किन संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो पहला है नवीकरणीय संसाधनों, अनवीकरणीय संसाधनों, या फिर मानव निर्मित संसाधनों का, या फिर अजैविक संसाधनों का। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी नवीकरणीय संसाधनों का आप उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि पर्यावरण जो है वो बचेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों का असत्य कथन जो है चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है,
सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, या फिर बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, या फिर ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, या फिर पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ज्वारीय ऊर्जा जो है वो समाप्य होती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन मच बेटर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये यानी जो है गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं, क्यों है ये? इसमें पहला है अंतर्भौम से गर्म होती हैं, या फिर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, या फिर गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती हैं, या फिर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है, इनको जो है गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय जलधारा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 4 ऑप्शन है वो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इसमें आपको मैचिंग यानी मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम 2 में आपको मैच करना है, यानी कौन सा सही मिलान कीजिए। तो इसमें आपका ओजोन परत जो है, यानी कि आपका ओजोन परत जो है कहाँ पे कौन सी मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में आपका होता है। ठीक है, फिर आपका रेडियो जो है प्रेशर आता है, वो आपका कहाँ होता है, वायुमंडल में हो रहा होता है। तो इसमें आपका जो है 5 सही हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो आपकी कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, और जो पतली वायु होती है वो आपका यानी बहिर्मंडल आपका हो जाता है, क्योंकि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो आपकी क्षोभ मंडल पे हो जाती है। और जो आपका समताप मंडल होता है उसमें क्या होता है कि वहीं पे मतलब मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस वजह से समताप मंडल में जो आपके एरोप्लेन जहाज होते हैं वहीं पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि समताप मंडल में आपके जो एरोप्लेन है ये समताप मंडल पे उड़ाए जाते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि वहां पर जो है मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल पे होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट का जो है वो थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन जो है आपका 4 है, क्योंकि कहीं पे भी और फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड मतलब ए में थर्ड नहीं दिया गया है। तो आप अगर आपको पहला पता था तो आप आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखिए, और इसको अगर पता है आपको कि इसका आंसर कौन सा होगा तो आप मैच करिए और फिर ऑप्शन पे आइए। इसमें आप देख सकते थे ए में सिर्फ थर्ड ही दिया है फोर्थ ऑप्शन में, और कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं, एक नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपका नंबर नहीं गड़बड़ होगा। अच्छे से आप क्लीन यानी कम टाइम में भी अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रिक आप लोग अपना सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, या फिर बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, या फिर आंधी वाली परिस्थितियां। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, यानी इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, यानी जो समताप मंडल होता है उसमें क्या है, मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं हो रही होती। इस वजह से क्या होता है, जो हवाई जहाज होते हैं वो वहां पर उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मौसम संबंधी जो घटनाएं हो रही होती है आपकी क्षोभ मंडल पे होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 71। इसमें बात कही गई है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। यानी कि आपको विद्यार्थियों को क्या कराना है, भारत के जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में आपको परिचित करवाना है। तो कौन सी प्रक्रिया जो है इसमें बेस्ट है? तो पहला है कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, या फिर विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे के लिए कहना। यानी क्या करेंगे, आप बच्चों को सर्वे करने के लिए भेज देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बच्चों को क्या है सर्वे करने के लिए भेज नहीं सकते। बच्चे छोटे हैं, वो सर्वे करने जाएंगे तो उनको सारी एक्टिविटियां नहीं पता चलेगी कि कैसे वोटिंग होती है, कैसे क्या करना पड़ता है, सारा प्रोसेस। ठीक है, स्थानीय चुनाव का वृत्त चित्र दर्शाना, तो आप चित्र के माध्यम से सारी एक्टिविटी नहीं बता पाएंगे कि चुनाव के दौरान क्या क्या एक्टिविटियां होती हैं। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, यानी किसी विशेषज्ञ को आप आमंत्रित करेंगे तो वो आके सिर्फ लेक्चर दे देंगे, बच्चे क्या है निष्क्रिय रूप से सुन लेंगे।
कोई उसमें फायदा नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि इसमें बात कही गई कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। जब आप चुनाव का आयोजन कराएंगे क्लासरूम में, तो उसमें क्या होगा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एंड सारे बच्चे एक्टिव भी होंगे, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। और जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा होता है, जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होकर एक्टिविटी कर रहा होता है, तो बेस्ट सीखता है, क्योंकि उसके सारे सेंस भी इन्वॉल्व है, वो एक्टिव भी है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी वो करके सीख रहा है। तो जहाँ पे करके बच्चा सीखेगा वो बेहतर सीखता है। तो अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो चुनाव की प्रक्रिया का आयोजन क्लासरूम में किया जाएगा, तो हर बच्चे उसमें जो है एक्टिव होंगे और हर बच्चे इन्वॉल्व होंगे। तो हर बच्चे क्या है, जब चुनाव की प्रक्रिया का आयोजन करेंगे तो उसके दौरान क्या क्या एक्टिविटियां हो रही बच्चे करेंगे, और जब करेंगे तो बेहतर सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इससे क्या होगा, उनको चुनाव की जो सारी प्रक्रिया उनको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे से कोई एक्टिविटी करवाई जाए, यानी कोई अगर पत्र लिखने को बच्चे से बोला जाए, तो उस बच्चे से ये कह दिया जाए कि इसमें अपने आप को रख के जो है पत्र आपको लिखना है, यानी एक रोल आपको खुद को इसमें ऐड कर देना है, यानी खुद का एक रोल इसमें ऐड करना है। तो बच्चा वो एक्टिविटी जो करेगा या फिर जो कहानी लिखेगा या जो कहानी एक्सप्लेन करेगा, वो बहुत बेहतर तरीके से करेगा, उसको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, खुद को उसने क्या किया, उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, तो वो बेहतर सीखेगा। यानी कि जिस भी एक्टिविटी में आप शामिल होते हैं, तो आप उसके दौरान क्या क्या प्रोसेस हुआ है, कैसे क्या इसका प्लान किया गया था, कैसे ये सारी एक्टिविटियां हुई हैं, वो आप बेहतर सीखते हो। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 72 पे। 72 है, आदिवासियों और चलवासियों पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो पहला है व्याख्यान या सेमिनार, यानी आप व्याख्यान करा देंगे या फिर सेमिनार का प्रयोग करेंगे, या फिर बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, या फिर आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर समूह चर्चा करवाएंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक पठन। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्या करवाएंगे आप, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, यानी आप क्या करेंगे, जो उस पे चित्र दिखा देंगे, और यानी जो चलचित्र है, यानी जो क्लास, यानी कि जो जैसे कि मूवी वगैरह होती है, तो वैसे चलचित्र आप दिखा देंगे, साथ ही साथ वृत्त चित्र भी बच्चों को दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा बेहतर सीखेगा। देखिए ऑफिशियल आंसर की में 2 आंसर गिवन था, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, क्योंकि क्या है, समूह चर्चा हो रहा है और जहाँ पे क्लास डिस्कशन होगा वहां पे बच्चा बेहतर सीखेगा। लेकिन आपके सीटेड ने जो है आंसर गिवन किया है 2, और ऑफिशियल आंसर की में भी मेंशन है, और इसमें भी आपको एक ही नंबर पे, मतलब एक नंबर आपको तभी मिला है जब मतलब आपने 2 ऑप्शन क्लिक किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो 2 ही सही है, बट मेरे हिसाब से आपका जो है थर्ड होना चाहिए था, लेकिन जो सीटेड ने फॉलो किया है मैं वही आपको बता रही हूँ, इसमें आपका आंसर जो है वो 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, उसमें 2 ही आंसर टिक करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर समूह चर्चा कराते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए, यानी क्लासरूम में जल का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर समूह चर्चा भी की जा रही है, तो इसके दौरान जो शिक्षक है वो श्यामपट्ट का किस हिसाब से वो प्रयोग करेंगे। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, या फिर आपका, यानी जो क्लासरूम में बच्चे होनहार है उनकी सारी एक्टिविटी को लिख रहे हो, तो ऐसा करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जल के इस्तेमाल पर आपको समूह चर्चा कर रहे हो, तो उसके दौरान जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वही आप नोट करोगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। ठीक है, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, तो बिल्कुल सही है, आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही है, जो आप समूह चर्चा कर रहे हो, तो उसके दौरान जो संकल्पनाएं हैं और विषय वस्तु क्या रही है और किन मुद्दों पे बात हो रही है, तो उसको आप टाइटल के रूप में लिखोगे। ये तो नहीं कि आप क्लासरूम में जो जो बच्चे बातें कर रहे हैं, जो जो अपना राय दे रहा है, वो सब कुछ आप नोट डाउन करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका जो अभिलेख आवश्यक नहीं है, ये भी आपका गलत होगा। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में अगर डिस्कशन हो रहा है और हर बच्चा अपनी अपनी राय दे रहा होगा, तो सबको जो ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका जो मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें वो आप नोट डाउन कर सकते हो, तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, जिससे बच्चे क्या है कि इंपॉर्टेंट बातों पर ज्यादा जोर मतलब गौर देंगे। ठीक है, अगला है
74 आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? यानी कि न्याय आपराधिक न्याय प्रणाली का जो पाठ था वो खत्म हुआ, उसके बाद एक शिक्षिका ने क्या किया, जो बच्चे थे उच्च प्राथमिक के थे, इसी वजह से उनको ले गई। अगर ये प्राथमिक के होते तो उनको पॉसिबल नहीं था ले जा पाना, ठीक है। तो क्या किया, उनको वो जिला न्यायालय ले गई। तो ये ले गई हैं वहां पे क्या करवाने के लिए? अवलोकन करवाने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? पहला है न्यायालयों के एक प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की जो भूमिकाओं पर बातचीत करना, या फिर न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। तो ऐसा जो है नहीं है, क्योंकि क्या है, टीचर जो घुमाने ले गई हैं, यानी जो कैसे कैसे वहाँ पे काम होते, कैसे सारा प्रोसेस रहता है, वो दिखाने ले गई। तो भय पैदा करने की तो कोई बात नहीं है। विभिन्न मुद्दों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाना, विद्यार्थियों को डराना, तो डराना भी आपको नहीं, और ना ही तो बच्चों में भय पैदा करना है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन तो 4 सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन आपका सही है। तो ए ऑप्शन जो है आपका 4 ही में है, यानी आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यानी टीचर जो है वहाँ पे ले गई है, उनका एक पर्पज ये है कि जो वहाँ के न्यायाधीश हैं और जो कर्मचारी, उनकी क्या भूमिकाएं रहती हैं, आखिर वो कौन सा काम वहाँ पे कर रहे होते हैं, और क्या क्या वो कैसे अपना सारा प्रोसेस वो करते हैं। तो बच्चे क्या है, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यानी कि बच्चों में क्या है, तथ्यात्मक ज्ञान आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, या फिर परिभाषित शब्दावली का ज्ञान, या फिर रणनीति ज्ञान, या फिर विषय विशेषज्ञ कौशल का ज्ञान। तो इसमें बात जो कही जा रही है, तथ्यात्मक ज्ञान के बारे में आपको जानना है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप परिभाषित शब्दावली का ज्ञान पूछेंगे बच्चों से, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में तथ्यात्मक ज्ञान है या नहीं है। लेकिन अगर आप पहला क्वेश्चन जो है वर्गीकरण करेंगे, तो बच्चे में तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, बच्चे में कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्रिएटिव है, क्योंकि वो सारे पक्षों को समझ रहा होगा। लेकिन तथ्यात्मक ज्ञान बच्चे में क्या होगा, जब आप परिभाषा पूछ रहे हो, ठीक है, जिसका एक ही आंसर फिक्स है, तो वहां से पता चलता है कि बच्चे में तथ्यात्मक ज्ञान है या नहीं है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 76। इसमें बात कही गई है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन जो है प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, पहला है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं। फिर आपका है, यानी इसमें बात कही गई है भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए, ठीक है, मूल्यांकन करना है। सेकंड है राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। या फिर आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी जो है फैसले केंद्र से लिए जाते। या फिर संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 3rd सही हो जाएगा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं कि अगर विचार करिए, अगर हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सारे जो फैसले हैं वो केंद्र से लिए जा रहे होते, तो क्या होता, यानी कैसा माहौल होता। तो इसमें क्या है, बच्चे तर्क वितर्क करेंगे, डिसीजन भी लेंगे, अपनी अपनी राय देंगे कि हाँ अगर केंद्र सरकार से लिए जाते फैसले तो अच्छे होते या फिर नहीं अच्छे होते, तो बच्चे अपनी अपनी राय देंगे। तो इससे क्या है, बच्चे तर्क वितर्क करेंगे तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे क्या है, बच्चों की जो बुद्धि है, साथ ही साथ भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच जो आप करेंगे, तो इससे अच्छे से आपको पता हो जाएगा कि बच्चों को कितना नॉलेज है, ठीक है। अगला है 77। इसमें बात कही गई आदर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें है विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है, ठीक है। इसका जो रीजन दिया गया है, कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 77 का
टू ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है बट आर आपका जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका टू ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 78, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। यानी कि मूल्यांकन संबंधी जो प्रश्न दिए गए इस पे आपको विचार करना है। तो एक है, मतलब जो है बताया गया है क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। यानी जो एक लोकतांत्रिक राज्य होता है जैसे कि भारत में है, तो उसको संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, क्योंकि लोगों का शासन, जनता का शासन जनता के द्वारा होता है, तो आखिर संविधान की जरूरत क्यों है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। यानी इसमें से आपको कौन सा आंसर ऐसा लग रहा है कि जिसमें विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। तो पहला है विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर हम देश का शासन जो है किया जा सकता है। यानी संविधान क्या है, वो हमको एक नियमावली देता है, उसी के आधार पर जो है देश का शासन होता है। या फिर विद्यार्थी सी ने कहा है संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल या अशक्त समूहों पर अपनी जो है शक्ति का प्रयोग ना करे। यानी कि जो आर्थिक रूप से वीक हैं या फिर मान लीजिए उनका मतलब कास्ट की वजह से भी, यानी नीचे कास्ट के हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उनको क्या करना है, किसी भी प्रकार से हमको दबाना नहीं है। ये क्या, हमको संविधान के द्वारा अपने अधिकार मिलते हैं। डी जो है विद्यार्थी ने कहा संविधान में वे नियम जो है समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नियत उपलब्ध है। या फिर 4, विद्यार्थी ए ने कहा संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के जो है दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो 78 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। यानी विद्यार्थी जो फर्स्ट है, यानी विद्यार्थी जो बी है, इसने क्या कहा, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। तो ये कहना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संविधान के द्वारा हमको जो है देश के शासन तो नहीं चलते, यानी संविधान में अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन एक नियमावली जो जारी नहीं करता है जिसके आधार पर देश का शासन चले। तो इसमें क्या है, इसी विद्यार्थी बी ने क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे। आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। इसमें बात कही गई है, यानी 79 जो है इसमें बात कही गई है सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक साक्ष्य आधारित अनुभविक और सत्यापनीय है। तर्क दिया गया है इसका अध्याय प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए भी सही है और जो है बी भी सही है। ठीक है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन कक्षा 6 की कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, ठीक है, यदि पृथ्वी सपाट नहीं होती तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। यानी मानचित्र अगर मान लीजिए पृथ्वी जो है अगर चिपकी हुई ना होती तो आखिर मानचित्र में कैसे जो है सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। यानी बच्चे का जो ये डाउट है वो कैसे क्लियर होगा। तो पहला है विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, ठीक है, या फिर सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, या फिर उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 2, यानी सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। यानी जो ग्लोब है और जो मानचित्र वो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं कि विद्यार्थी को क्या आप ग्लोब दिखा दोगे बस, या फिर स्वयं से कहोगे पता करो, या फिर विद्यार्थी को क्या आप मानचित्र दिखा दोगे, ऐसा नहीं। क्या करोगे, आप ग्लोब भी दिखाओगे और मानचित्र भी दिखाओगे। फिर बच्चों से कहोगे कि देखो ये दोनों क्लियर एक ही जैसे हैं, पृथ्वी से क्या है मैच कर रहे हैं, क्योंकि सारी जो कंडीशनें पृथ्वी पर हैं वो सब कुछ इसी पर जो है मेंशन किया गया है, यानी जो ग्लोब है वो मानचित्र है। तो इससे क्या होगा, बच्चों जब बच्चे देखेंगे तो बेहतर सीखेंगे, ठीक है, तो उनके सारे डाउट वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है 81। इसमें बात कही गई रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। यानी एक रोजी नाम की लड़की थी, उसने क्या किया, महिला जो थी उनको नर्स के रूप में और जो पुरुष थे उनको अभियंता के रूप में क्या किया, चित्र बनाया।
इसके पीछे कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और जो है सौम्य होती हैं। यानी कि क्या है, महिलाएं जो है काफी सहनशील होती हैं, साथ ही साथ काफी सॉफ्टनेस होती है उनमें, यानी वो ज्यादा मतलब रूड नहीं होती हैं। ठीक है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं जो होती तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि जो दिमाग तकनीकी काम में दिमाग ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पुरुष हैं वो करते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग ज्यादा होता है, और जो महिलाएं होती है वो तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ये जो बताया गया है रोजी के अनुसार, वो आपको क्या प्रदर्शित कर रहा है, यानी रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है। तो इसमें आपका है जेंडर रूढ़िबद्धता धारणा बनी है, या फिर जेंडर स्थिरता है, या फिर जेंडर वर्गीकरण करना है, या फिर जेंडर भेदभाव है। तो 81 का आपका जो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता जो धारणा बनी हुई, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, रोजी के दिमाग में फीड है। इस वजह से क्या वो कर रही है, नर्स के रूप में जो महिला को कर रही है, और एक तकनीकी क्षेत्र में क्या है, पुरुष का चित्र बना रही है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 82, आदर्शन और रीजन का दिया गया है। इसमें बात कही गई, सामाजिक विज्ञान का कला के क्षेत्र में परस्पर जो है दृढ़ संबंध है। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका 82, इसमें बात कही गई है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 82 है। ठीक है, तर्क जो दिया गया है, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को जो है निरूपित करते हैं। तो ये भी बात सही है, क्योंकि हम जो मतलब चित्रकलाएं हैं, ठीक है, मूर्तिकलाएं हैं, तो प्रागैतिहासिक जो शिल्पकृतियां हैं उन्हीं के माध्यम से हमको पता चलता है कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसे चित्र बनाते थे। ठीक है, कौन सी मूर्ति है, कौन से मंदिर हैं, वहां पे कैसे भगवान है, ठीक है, उनके चित्र कैसे बनाए गए, तो ये हमको सब इन्हीं के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो इसमें आपका आदर्शन भी सही है, आपका रीजन भी सही है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो यानी कि आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या है, इन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि पुराने टाइम में क्या क्या था, कैसी चीजें थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 83 पे। 83 है जो क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। यानी जो साप्ताहिक बाजार यानी वीक में जो एक बार मार्केट लगती है, साथ ही साथ जो शॉपिंग मॉल है आपके, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं, जिस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसमें बच्चे ने अंतर करने में थोड़ी सी दिक्कत की हो और अंतर वो कर ना पाया हो। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट है, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में जो दुकानें लंबे टाइम तक यानी लंबे समय तक रहती हैं। तो मतलब सही बात है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार जो होती है वीक मतलब एक वीक में एक ही बार लगती हैं, वो स्थानीय शॉप नहीं होती है। यानी कि कोई बाहर के लोग आते हैं, अपना शॉप लगाते हैं, अपना बेचते हैं, फिर चले जाते हैं, तो स्थानीय शॉप नहीं रहती है। अगर स्थानीय का मतलब है कंटिन्यू एक ही जगह पे आप लगा रहे हो अपनी शॉप, तो वो हो जाती है स्थानीय। सेकंड है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग जो है वाहन कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है। थर्ड है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल जो है प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मॉल है आपको कभी मतलब कहीं गाँव में तो दिखे नहीं मिले होंगे, हमेशा क्या है शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं मॉल। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। 4 है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल जो होते हैं बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो ये आपका जो है 4 ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में बच्चा क्या है जो है अच्छे से अंतर जो है नहीं समझ पा रहा है, अंतर जो है अच्छे से नहीं बता पा रहा है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी किसमें बच्चा असफल है, तो 4 ऑप्शन में बच्चा असफल है। आगे चलते हैं 84 पे। 84 है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करिए। ठीक है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा
यानी कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, या फिर लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व, या फिर जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, या फिर चुनाव में मतदान द्वारा, या फिर 4 होगा लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकार यानी सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष है। तो ये तो बात सही है, लेकिन इसमें बात कही गई समावेशन की और साथ ही साथ लोकतंत्र में, ठीक है, भागीदारी लेते हैं। तो भागीदारी आप किस में लेंगे? जब आप मतदान करेंगे। जब मतदान होता है तो उसमें भी सभी मतदान में सहयोग देते हैं, अपना भागीदारी लेते हैं, भाग लेते हैं। धरना हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोग जो अपना सहयोग देते हैं। रैली हुआ, सामाजिक आंदोलन हुए। तो ये सब जो चीजें होती हैं, यानी मतदान हुआ, धरना है, रैली है, सामाजिक आंदोलन है, तो इसमें कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। यानी धरना देने अगर बैठ जाओगे तो कोई एक व्यक्ति तो धरना नहीं दे पाएगा। उसमें क्या है, बहुत सारे लोग अपना सहयोग दे रहे होते हैं, ठीक है। जो रैली है उसमें भी बहुत सारे लोग जब सहयोग देंगे तभी जाके पता चलेगा कि हाँ ये रैली है। ये तो नहीं एक व्यक्ति सिर्फ रैली में घूम रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 85। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो है भ्रांत धारणाएं हैं? पहला है, या एक गैर उपयोगी विषय है, या फिर प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, या फिर या अतिशय तथ्यों को रटने पर जो पुरस्कृत करता है, या फिर सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक होते हैं। तो इसमें आपका जो 85 है, थर्ड ऑप्शन सही है, यानी ए बी सी डी, यानी सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, वो सही हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर, ग्लोब, आत्मन और अक्षांश। किसके बारे में बच्चे को जो है उष्णकटिबंध के बारे में जानना है अगर, तो उसको किसके बारे में जानकारी जो है होनी चाहिए प्राथमिक रूप से? तो 86 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि ग्लोब के बारे में जानकारी हो, आत्मन के बारे में जानकारी हो, एंड साथ ही साथ अक्षांश के बारे में जानकारी हो, ठीक है। देशांतर, क्योंकि जो उष्णकटिबंधी होता है, मान लीजिए ये जो आपका है उष्णकटिबंधी जो है ये यहीं पे होता है, तो ये जो रेखाएं होती है अक्षांश होती हैं। देशांतर रेखाएं जो बनती हैं वो आपकी खड़ी खड़ी होती हैं, ठीक, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो इनसे कोई मतलब तो नहीं है उष्णकटिबंध से, इस वजह से क्या है आपका देशांतर नहीं होगा, लेकिन आपका अक्षांश जो है होगा। तो इसमें आपका जो है सेकंड मतलब यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी बी सी डी के बारे में बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो उष्णकटिबंध के बारे में समझ पाएगा। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 87 पे आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन जो है 87, इसमें बात कही गई है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान जो है नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, ठीक है। तर्क जो दिया गया, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में जो है नागरिक शास्त्र आया था। तो इसमें आपका जो है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में क्या था, बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में क्या हुआ था, औपनिवेशिक काल के समय भारतीय जो है स्कूल थे वहां पे नागरिक शास्त्र आया था। तो इसका जो है आदर्शन भी सही है एंड आपका जो है रीजन भी सही है, तो आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे। 88 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो 88 का जो आपका सही होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो आपका बी है और आपका सी है। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। तो इस पे बच्चा क्या तर्क वितर्क करेगा कि आखिर महिलाओं को कम टाइम क्यों मिलता है या फिर इनको ज़्यादा टाइम क्यों मिलता है, जो पुरुष है उनको कम टाइम क्यों मिल रहा है, आखिर कितना टाइम मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या इस पे तर्क वितर्क करेंगे, अपने घर में भी ध्यान देंगे कि अपने पेरेंट्स को कि हाँ मम्मी कितने टाइम फ्री हो रही है, पापा कितने टाइम फ्री हो रहे हैं। तो इससे क्या बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
सी जो है, विद्यार्थियों को छात्रों को विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनको नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो इससे भी बच्चे क्या हैं, एक्टिव होंगे, वो तर्क वितर्क करेंगे, यानी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो आपका बी और सी सही है, तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी और जो सी है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे बच्चों से तो बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग वो बढ़ेगी, यानी आलोचनात्मक जो क्षमता है उनकी डेवलप होगी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो पहला है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं, या फिर राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध करें। तो 3 अंतर बच्चे को अगर पता है वो बता देगा, नहीं पता तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, जो थर्ड है, हमें देखना है कि जो महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो इसमें क्या है, बच्चा तर्क वितर्क करेगा, अपना दिमाग प्रयोग करेगा कि आखिर जो महामारी के दौरान क्या था, सारा बोझ इन्हीं लोगों पे क्यों था, आखिर सरकार पे क्यों नहीं था, इसके क्या बेनिफिट हुए, इसके क्या मतलब जो है नुकसान हुआ इससे हमको। तो बच्चा क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव सभी पक्ष देखेगा, तर्क वितर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा, यानी आलोचनात्मक विचार के कौशल जो है दोनों विकसित होंगे। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन वो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ जो है करने में सक्षम होते हैं। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। समझ है, अनुपयोग है, विश्लेषण है या फिर ज्ञान है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि विश्लेषण। यानी क्या है, बच्चा एनालिसिस करेगा, और जब बच्चा एनालिसिस करेगा तभी जाके वो बता पाएगा कि जो साप्ताहिक बाजार है, यानी जो हफ्ते में यानी कि वीक में एक बार जो मार्केट लगती है उसमें, और साथ ही साथ जो शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें क्या अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि एनालिसिस के माध्यम से जो बच्चों को पता चल पाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये पूरा जो है पेपर कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये 60 नंबर का आता है, यानी एसएसटी जो है 60 नंबर की आपकी पूछी जाती है। कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं, और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से आप जब पेपर अटेंड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था आपका 2022 में, वहीं का एक पूरा सेट है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको बहुत सारी हेल्प भी मिली होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछने का तरीका इनका चेंज है, काफ़ी अदर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन जो बहुत लेंथी है। ठीक है, यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं कितने लाइन के क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बने थे, यानी 2022 में पेपर। अगर आप 2022 के क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपका कंटेंट मजबूत होगा तो। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करके आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है कि उसमें क्या करना है आपको, 90 नंबर अगर आपके नहीं है, आप किसी भी स्टेट से हो, आप बाहर कर दिए जाओगे। आप मेल हो या फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हो, अगर बिहार में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। इसकी नोटिस भी जारी की गई, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। टीआरई 1 वाले बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको बाहर किया गया, एंड टीआरई 2 वाले बहुत सारे शिक्षक हैं उनको भी बाहर किया गया है। तो अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि टीआरई 1 वाले जो है उनको किसी और रीजन से बाहर किया गया, और टीआरई 2 वाले जो है उनको भी किसी और रीजन से बाहर किया गया। तो उस वीडियो में साफ साफ मेंशन किया गया है किस वजह से हम लोग मतलब बीपीएससी ने उन शिक्षकों को बाहर किया है। तो आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। तो अब आपका जो है सीटेट में अगर 90 नंबर नहीं है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिहार के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप 89 भी ले आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 86 भी है, 85 भी है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अदर स्टेट के हैं, अगर आप बीपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाते हैं, और वहाँ के कोई आरक्षण जो हुआ उसके कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल देंगे, क्योंकि साफ साफ हाईकोर्ट ने मेंशन कर रखा है, जो उसने नोटिस जारी की है। तो अब क्या है, आपके 90 नंबर होंगे तभी जाके आप मान्य होगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पेपर भी दे दोगे, आपका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन काउंसलिंग के दौरान आप बाहर किए जाओगे, तो इस वजह से इतना प्रोसेस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब पता ही है काउंसलिंग के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे तो क्या फायदा है। तो आप सीटेट में अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मेहनत करिए, आपका जो है 90 नंबर के ऊपर ही टारगेट रखिए कि आपका 120 या फिर 130 का टारगेट रखिए। जब आप 130 का टारगेट रखेंगे तब जाके आपके 110, 115 आएंगे या 120 आएंगे, ठीक है। तो टारगेट जब आप इतना रखेंगे तभी जाके आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 90 आ जाएं तो आपके 80 आ जाएंगे, अगर आप 100 पे बैठे हो तो आपके क्या है 90 आ जाएंगे। लेकिन क्या करना, टारगेट रखिए 120, 130 का, तभी जाके आपके हैं 110, 115 या 105 ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ 3 बजे की जो क्लास होती है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप पेपर 1 आप दोनों क्लास ज्वाइन करिए, आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 5 बजे की क्लास से आपको एसएसटी मिल रही है, ठीक है। और जो 3 बजे की क्लास में होती है उसमें आपको सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है, मैथ पेडागोजी है। और साथ अब आपको जो कल आपको मिलने वाली है क्लास, वो मैथ पेडागोजी की मैराथन क्लास मिलेगी। उसमें क्या हम लोग कंटेंट करने वाले हैं, क्योंकि जो मैथ पेडागोजी थी उसकी हम लोगों ने कंटेंट क्लास अभी नहीं की थी, तो वो आप जो है आपको मिल जाएगी। यानी जो मैथ पेडागोजी की कंटेंट की क्लास होगी आपको 3 से 4 वीडियो में मिल जाएगी, आपको कम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये क्लास डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।